नीतीश कुमार 10 अप्रैल से पहले ही इस्तीफा दे देंगे तो फिर उनकी जगह बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब बस उसी सवाल का जवाब आना बाकी रह गया है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नाम फाइनल कर लिया है। तो क्या जैसी चर्चा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का प्रमोशन होने वाला है, या किसी ऐसे नेता को शपथ दिलाई जाएगी जो अब तक टेस्टेड मटेरियल नहीं रहा है, या फिर किसी ईबीसी नेता की लॉटरी निकल सकती है? राजधानी में आज इसी पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची है। राजनाथ सिंह को बीजेपी हाईकमान की तरफ से नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए ऑब्जर्वर बनाकर दिल्ली से भेजा गया था। नाम तो पहले से ही तय था, बस उस नाम की घोषणा होनी थी। राजनाथ सिंह ने एक पर्ची वसुंधरा को दी, फिर वसुंधरा ने पर्ची पढ़कर बड़े अचरज से राजनाथ सिंह की तरफ देखा। पर्ची पर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम था। नाम देखकर वसुंधरा हैरान परेशान थी, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं को छोड़ दें तो तब तक राजस्थान की राजनीति में भजन लाल को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन सीएम के तौर पर उनका नाम पीएम मोदी और अमित शाह ने महीने भर पहले ही तय कर लिया था। इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए पार्टी हेड ऑफिस में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वसुंधरा और ओम प्रकाश माथुर जैसे बड़े नेता एक कमरे में बैठे थे। सब बस यही पता करने में जुटे थे, आखिर अशोक लाहोटी का टिकट क्यों कटा और उनके बदले भजन लाल को टिकट कैसे मिल गया। अमित शाह ने उनके लिए बीजेपी की सबसे सेफ सांगानेर सीट तय की थी। पहली बार मैंने तब भजन लाल का नाम सुना था। उन्हें टिकट देते समय ही उन्हें सीएम बनाने का प्लान बन चुका था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश के बाद बिहार का रोड मैप भी पहले से ही तैयार है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सब कुछ फाइनल है। बस सही समय पर उस नाम की घोषणा भर बाकी है। मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी में कुछ भी हड़बड़ी में नहीं होता है। सब कुछ पहले से एक स्क्रिप्टेड रहता है, यानी कि फाइनल रहता है। हर बार बीजेपी सरप्राइज करती है। अब तो इसकी आदत सी पड़ गई है। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में मोहन यादव से लेकर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर तक, खट्टर हरियाणा के सीएम बनेंगे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए तो जब ये सवाल आता है कि फलाना राज्य में सीएम कौन बन सकता है, तो मजाक मजाक में लोग कहते हैं कि कोई खट्टर ही बनेगा। तो क्या वाकई में बिहार में बीजेपी का पहला सीएम कोई खट्टर जैसा ही होगा? कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई नाम जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी ना हो। कई बार तो पार्टी आलाकमान ने सामाजिक समीकरण के फार्मूले को तोड़ते हुए सीएम के नाम तय किए हैं। जैसे हरियाणा में गैर जाट तो झारखंड में गैर आदिवासी। क्या कुछ इसी तरह का फैसला बिहार के लिए हो चुका है? पर कई जानकारों की राय है कि बीजेपी बिहार में प्रयोग करने का खतरा मोल नहीं लेगी। मतलब कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिनका अब तक ट्रायल ना हुआ हो। इसीलिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे बताया जाता है। नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले की तुलना उनसे होगी। इसीलिए जो भी अगले सीएम होंगे उनके आगे बड़ी लकीर से आगे निकलने की चुनौती होगी। नीतीश ने बिहार में जनरल कैटेगरी, अति पिछड़ों और महादलित को अपने साथ जोड़ा। जिस नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए सम्राट चौधरी ने मुरेठा मतलब पगड़ी बांध ली थी, अब वे उनके भरोसेमंद साथी बन गए हैं। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बिहार का अगला सीएम नीतीश कुमार की पसंद का होगा, तो इस हिसाब से सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं। नीतीश कुमार से उनकी अच्छी केमिस्ट्री है, ये तो सब जानते हैं कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री तय करने में अमित शाह की बड़ी प्रभावी भूमिका होती है। तो चुनाव प्रचार के दौरान ही सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह बड़ा दावा कर चुके हैं। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अगर सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तो फिर कुर्मी कोयरी मतलब लव कुश वाला समीकरण भी डिस्टर्ब नहीं होगा। नीतीश के बेटे निशांत के डिप्टी सीएम बनने की बात है। आरजेडी के यादव वोट बैंक के मुकाबले ओबीसी का सबसे मजबूत गठजोड़ है ये। सम्राट बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में उनके नाम पर 2 ही नेता सभी फैसले ले रहे हैं। आप इन्हें आज की तारीख में जेडीयू का सर्वे सर्वा समझिए।
ललन सिंह और संजय झा। ललन सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। दोनों ही नेता सम्राट चौधरी के पक्ष में बताए जाते हैं। ये सरकार भी जो चलेगी बिहार में अभी, तो नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी। ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी तरीके। अब बीजेपी हाईकमान को तय करना है कि जेडीयू के साथ कंफर्ट का ख्याल रखती है या फिर अपने काडर का। अब बात काडर की ही चली है तो फिर इस बात की भी चर्चा है कि नया सीएम कुर्मी कुशवाहा वाले पुराने फॉर्मूले से अलग अत्यधिक पिछड़ी जाति मतलब ईबीसी से हो सकता है, जिसे बिहार में आमतौर पर पचपनिया कहा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी नया राजनीतिक प्रयोग करने का खतरा मोल लेगी? कई बार इस चक्कर में वो अपने हाथ जला भी चुकी है। झारखंड में गैर आदिवासी वाला दांव फुस हो गया। हरियाणा में भी पार्टी को खट्टर के बदले नायब सिंह सैनी को लाना ही पड़ा। क्या पता बिहार में अभी किसी को 3 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए और फिर चुनाव से कुछ समय पहले किसी और को। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के पास एक चुनौती और है। सीएम ऐसा व्यक्ति हो जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत के साथ कंफर्टेबल हो। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जैसे नेता के नाम की घोषणा होगी या फिर कोई सरप्राइज चेहरा सामने आ सकता है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी सरप्राइज कर सकती है। ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए हार की हैट्रिक लग सकती है। बीजेपी ने चुनाव के लिए गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी को पर्यवेक्षक बनाया है। वे अमित शाह के भरोसेमंद नेता हैं। देश की सबसे अमीर महिला और विधायक सावित्री जिंदल को भी बीजेपी की तरफ से इलेक्शन मैनेजमेंट में लगाया गया है। वे ओपीएस जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस एमएलए गोकुल सेतिया से मुलाकात की। ये फोटो भी खूब वायरल हो रही है। वैसे तो कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या है, मतलब नंबर गेम में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पार्टी आसानी से राज्यसभा की एक सीट जीत सकती है। उसके पास 37 विधायक हैं और एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है। पर राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। कांग्रेस लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है। इस बार भी विधायकों के तोड़फोड़ की आशंका है। पार्टी के विधायकों में परिसीमन का डर है। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी सीट रिजर्व कोटे में न चली जाए। संसाधन और सत्ता तो बीजेपी के पास है ही। अभी तो 4 साल राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें सबसे पूछा गया कि कहां चलना चाहिए जी। पार्टी सभी विधायकों को एक साथ लेकर हिमाचल प्रदेश जाना चाहती है। पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था, फिर भी क्रॉस वोटिंग हो ही गया। इस बार कांग्रेस ने कर्मवीर बौद्ध को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांगल को निर्दलीय कैंडिडेट बनाया है। ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों वोट उसे मिल जाएं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई बन गई, क्योंकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नांदल उनके खिलाफ 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और हर बार हारे भी। अगर इस बार वे राज्यसभा का चुनाव जीते तो फिर ये हार हुड्डा की व्यक्तिगत हार कही जाएगी। इस बार दिल्ली में हुड्डा के घर हुए लंच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव में सब ठीक रहे, इसीलिए दोनों नेता लंच में मेहमान बने थे। पिछले दोनों राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा हुड्डा परिवार पर ही फूटा था। कांग्रेस पार्टी ने अपना घर बचाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए। पार्टी के एक एक विधायक के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। राज्यसभा के चुनाव में दल बदल कानून नहीं लागू होता है, मतलब क्रॉस वोटिंग करने पर सदस्यता नहीं जाएगी। विधायकों को सिर्फ अपना वोट दिखाकर देना होता है। बस यही खतरे की घंटी है। बीजेपी कैंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार भी खेला होगा। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस को बचा लेंगे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी दीपक टेंगुरिया ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।